नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वर्ष 2003 के मानसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश में हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा राशि जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा उपरांत आवश्यक मूल्यांक वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक हिमाचल प्रदेश को राहत राशि प्रदान नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री इस पूरे मामले में खुद इंटरवेन करें ताकि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल सिंचाई योजनाएं, अधोसंरचना, सड़कों और पुलों को हुई भारी क्षति का हिमाचल प्रदेश को मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जनजीवन सामान्य करने के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मसलों पर भी चर्चा की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आश्वासन दिया। इससे पहले 20 तारीख को भी बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महत्वपूर्ण मंत्रणा की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल के हितों के करीब 1 दर्जन मसले केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाए थे। मुख्यमंत्री ने जीएसटी, गैप फंडिंग, राजस्व घाटा अनुदान और बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई गई सीमा का मुद्दा प्रमुखता से केंद्रीय मंत्री से उठाया था। इस दौरान केंद्र ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प पर विचार करने का आग्रह किया। अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की सरकार पर ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने समूचे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब यूपीएस का ऑप्शन दे दिया है। 1 अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से देश में अब यूपीएस का मॉडल शुरू हो जाएगा। इसके चलते देर सबेर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी इस विकल्प से जोड़ने की गुपचुप तैयारियां वित्त विभाग में चल पड़ी हैं। और इसे लेकर बात करें तो अब ये वित्त विभाग के तमाम अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी फाइनेंस हो या मुख्यमंत्री के तमाम जितने बड़े उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि हिमाचल प्रदेश में भी आप कर्मचारियों को यूपीएस का ऑप्शन दें, उनको विकल्प दें। ये कर्मचारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे यूपीएस पर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो प्रशासनिक अमले का सुझाव है मुख्यमंत्री को कि एक बार आप राज्य सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस का एडॉप्शन दे के देखिए कितने कर्मचारी इसे अपनाते हैं, क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी भी समझने लगा है कि ओपीएस तो हिमाचल प्रदेश में बहाल कर दी है, लेकिन ओपीएस कितने दिन टिकेगी, कितने दिन मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश के अब एनपीएस वाले कर्मचारी ज्यादा खुश हैं। उनको लगता है पैसा जेब से जरूर 10% हर महीने जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार का 14% कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में आ रहा है और उन्हें ये पता है कि उनकी श्योर्ड इनकम होगी, उन्हें पक्का रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का पैसा मिलेगा, पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जो डिले जिस प्रकार से वित्तीय संकट प्रदेश में आया है, धीरे धीरे ये टेंशन अब प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी खड़ी होने लगी है। यही वजह कि यूपीएस के मॉडल के लिए केंद्र सरकार का ये तीसरी बार दबाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ा और हिमाचल प्रदेश भी अब तमाम अपनी रिस्ट्रिक्शन जो कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन केंद्रीय वित्त मंत्रालय से लगी हैं, उन्हें हटाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार भी बीच का रास्ता अपना रही है। इसी के चलते अब ये विकल्प हिमाचल प्रदेश में दिए जाने की लगभग तैयारी हो चुकी है। आज सदन में भी इस पर जबरदस्त चर्चा हुई और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान इस पर दिया है, आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इस क्रमवार खबर पर चर्चा करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। सीएम का ये दिल्ली दौरा कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट के फेरबदल, कैबिनेट में रिशफलिंग को लेकर जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि ये केंद्रीय हाईकमान से पहले इस प्रकार का इंडिकेशन मिल गया कि आपको अगर एक मंत्री बनाना तो आप एक मंत्री बना लीजिए, क्योंकि वैकेंसी है, मंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अकेला मंत्री नहीं बनेगा। यहाँ पर
पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा। सुक्खू सरकार के 2 साल 4 महीने का वक्त हो गया है, करीब करीब 2.5 साल का ये कार्यकाल माना जा सकता है। और अगले 2.5 सालों के लिए ताकि सुक्खू सरकार सत्ता वापसी के लिए अपना रोड मैप तैयार करे, ताकि जनता के बीच, वोटर के बीच जाने के लिए उसका एक पुख्ता रोड मैप हो। क्योंकि ये जनता को भी लग रहा है कि जिस प्रकार की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली है, जिस प्रकार का विजन है, अभी तक उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं दिखे हैं, परिणाम नहीं दिखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तीसरा साल मेरा रिजल्ट का साल होगा। पहले 2 साल में भाजपा के वित्तीय कुप्रबंधन को ठीक करने में लगा रहा, रिजल्ट अब आने ठीक होंगे। इसके चलते कैबिनेट का जो नया यहाँ पर अगर एक मंत्री बनता तो ये मंत्री हमने पहले भी स्पष्ट किया, ये कुल्लू से सुंदर ठाकुर हो सकते हैं या कांगड़ा जिला को नया मंत्री मिल सकता है। जिसमें कांगड़ा जिला की बात करें तो वहाँ से संजय रतन प्रबल दावेदार है। दूसरा बड़ा नाम वहाँ पर पठानिया साहब का है, क्योंकि उनका भी एक बड़ा, हालांकि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जो पहली बार जीत कर आए वे मंत्री नहीं बनेंगे, 2 बार जीतने वाले भी मंत्री नहीं बनेंगे। आशीष बुटेल का नाम है। अगर यहाँ पर शेफलिंग होती है फिर कई विभाग आपको फेरबदल देखने को मिलेगी। एक्साइज, फॉरेस्ट, ये विभाग मंत्रियों को नए विभाग मिल सकते हैं जो मुख्यमंत्री के पास हैं। मुख्यमंत्री इन विभागों को उन मंत्रियों को दे सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही होगी। इस पर चर्चा चल रही है। हालांकि प्रियंका गांधी शिमला पहुंची है, लेकिन सीएम दूसरे नेताओं से दिल्ली में चर्चा कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। कल मुख्यमंत्री वापस आएंगे, शिमला आने की बजाय वे बिलासपुर जाएंगे, क्योंकि बिलासपुर में नलवाड़ मेले का कार्यक्रम होगा, उसकी वे समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। लेकिन सोमवार को कैबिनेट की बैठक करनी होगी। कल भी अगर मुख्यमंत्री सुबह जल्दी यहाँ लौट सकते हैं, कल भी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इसे लेकर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। कल अगर यहाँ नहीं आए, कल लेट हो गए, सीधे दोपहर तक अगर बिलासपुर पहुंचे तो कैबिनेट की बैठक सोमवार सुबह की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री का कल रात्रि ठहराव बिलासपुर में होगा, सोमवार सुबह यहाँ आएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन करना पड़ेगा। और उसके पीछे बड़ी वजह होगी कि जितने भी बजट सत्र में संशोधन के लिए विधेयक लाए जाने हैं, नए बिलों को यहाँ पर लाए जाना है, उन्हें हाउस में लाए जाने से पहले मंत्रिमंडल की अप्रूवल जरूरी होगी, कैबिनेट से मंजूरी लेना जरूरी होगी। इसलिए हर हाल में सोमवार तक मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक जिस प्रकार की दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और चर्चा हो रही है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है, इसकी लंबे समय से चर्चा हो रही है, जो कि अब धीरे धीरे लगता है कि वाकई ही एक नया मंत्री बन जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है, वह भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। प्रतिभा सिंह भी दिल्ली के लिए निकल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन होना है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर फैसला होना है। अब एक बड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है प्रतिभा सिंह ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेगी। उन्होंने साफ तौर पर खुले मन से यह कह दिया कि प्रतिभा सिंह का कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में उनका कार्यकाल समाप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया। इसके बाद संभावना दिखने लगी है कि प्रतिभा सिंह एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की बागडोर अगले समय के लिए, अगले कार्यकाल के लिए संभाल सकती है। लेकिन इस चर्चा के लिए कि कार्यकारिणी का प्रारूप क्या होगा, संगठन किस प्रकार का बनेगा, ये चर्चा दिल्ली में होगी। इसी के मद्देनजर मुकेश अग्निहोत्री, हालांकि उनकी यूनियन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की चर्चा हो रही है, जो शेड्यूल है उनका लिखा गया, लेकिन कल रविवार का दिन होगा। सोमवार को देखना कि वे वहाँ पर केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि कल दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति बनेगी। उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे, प्रतिभा सिंह होंगी, रजनी पाटिल होंगी, केंद्रीय दूसरे नेता होंगे, और उसमें हिमाचल प्रदेश के संगठन और अध्यक्ष पर चर्चा होगी। और बड़ा फैसला संभव है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी का स्वरूप बरूप क्या होगा। कैबिनेट पर चर्चा होगी कि कैबिनेट बनेगी, एक मंत्री कौन होगा। हालांकि ये बड़े स्तर की बात होगी। प्रियंका गांधी यहाँ पर है, राहुल गांधी वहाँ पर हैं, तो ये देखना होगा कि कैबिनेट को लेकर क्या सिग्नल वहाँ से आता है।
लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी आपको हलचल, बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। इसकी चर्चा इसलिए ज़बरदस्त तरीके से चल रही है क्योंकि पिछले कल चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं को करीब 15 नेता बताए जा रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री रमेश धवाला जिसमें शामिल हैं, अन्य पूर्व मंत्री हैं, अन्य भाजपा के विधायक हैं। ये 15 नेता कल चंडीगढ़ में एक निजी होटल में गुप्त बैठक करते हैं और टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक चल रही थी शिमला में, उधर चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं की बैठक चल रही थी। इस बैठक में भाजपा ने नेतृत्व से नाराज नेताओं ने अपनी आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रदेश में देरा की तर्ज पर समानांतर संगठन बनाने का फैसला लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश भाजपा में नए संकट के साफ संकेत मिलने लगे हैं। मानना यह है कि यदि ये नाराज नेता अलग राह पकड़ते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके चलते अब सभी की निगाहें इन नेताओं की अगली चाल पर टिक गई हैं। पूर्व मंत्री रमेश धवाला बैठक के बाद कहा कि हम पूरे प्रदेश में देरा की तर्ज पर समानांतर संगठन खड़ा करेंगे और अगले चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे। हालांकि नई पार्टी के गठन पर उन्होंने अभी कोई स्पष्ट बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी 2.5 साल का समय है, परिस्थितियों के अनुसार आगे का फैसला भविष्य में लिया जाएगा। इससे पहले भी देरा में भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की एक गुप्त बैठक हो चुकी है। सूत्रों की माने तो इन नाराज नेताओं ने भाजपा की मौजूदा कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया और अपनी रणनीति को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। ऐसा माना जा रहा है कि 25 मार्च को ज्वालामुखी में होने वाली एक बड़ी रैली में ये नेता शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, भाजपा को आईना भी दिखा सकते हैं। दरअसल भाजपा से आए 6 नेताओं और 3 निर्दलियों की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी में शुरू से खलबली मच गई थी। इसमें देरा की परिस्थितियां सबके सामने हैं, जहां से होशियार सिंह की एंट्री होती है, रमेश धवाला की ज्वाला फूट जाती है। कुटलैहड़ से जिस प्रकार से कुटलैहड़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक को टिकट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी बैकबोन, अपनी रीढ़ की हड्डी वीरेंद्र कंवर नाराज हो जाते हैं और इस नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी परेशान हो जाता है। लाहौल स्पीति मारकंडा एक ताकतवर लीडर हैं, एक यूं कहा जाता है कि फाइटर, उनकी छवि फाइटर वाली छवि है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संगठन था वो भी इंडिपेंडेंट के साथ चला गया, मारकंडा साहब के साथ चला गया। सुजानपुर में धूमल साहब का गढ़ है, बेशक चुनावी नतीजे पीछे उनके पक्ष में ना रहे हो, फिर भी माना जाता है कि आज भी वहां प्रेम कुमार धूमल के परिवार की तूती बोलती है। बड़सर में जिस प्रकार से बड़सर का लंबा अतीत रहा है, लगातार 3 बार विधायक बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक सियासी सफ़र शुरू किया, पहले खुद चुनाव लड़ा, हम बात बलदेव शर्मा की कर रहे हैं, फिर पत्नी माया शर्मा को टिकट मिला, वह भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ से इंद्रदत्त लखनपाल की एंट्री हुई। चिंतपूर्णी से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की, कांग्रेस के विधायक को अपने पाले में ले लिया, लेकिन उसका खतरा, जो सबसे बड़ा चैतन्य का खतरा हुआ, वो राजेश के रूप में हुआ क्योंकि राजेश की शालीनता और उनकी छवि, जो भाजपा का काडर था, वो नाराज हुआ। धर्मशाला में सुधीर एक ताकतवर नेता बनकर जरूर उभरे हैं, लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी का काडर वोट है आज भी खिन भिन है। वहाँ से चाहे पूर्व विधायक विशाल नेहरिया की बात की जाए, किशनपुर के परिवार की बात की जाए, बड़ा रसूख इन नेताओं का है, बड़ा प्रभाव इन नेताओं का है और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मजबूत वोट है, अब वो आगे सुधीर शर्मा के साथ चले न चले ये प्रश्न चिन्ह है। हमीरपुर और नालागढ़ की भी परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई। अब इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो स्थापित नेता थे, एस्टैब्लिश लीडरशिप थी, सत्ते में हैं, सत्ते में उनके समर्थक हैं, उनके वर्कर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। यही वजह कि भाजपा की बगावत अंदर खाते अब चिंगारी बनकर 16 के रूप में भड़कने लगी है। इसके अलावा विद्रोह की चिंगारी थुर्ल, कांगड़ा और चंबा सदर विधानसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है, सुलग रही है वहां पर भी, क्योंकि इन तमाम चुनाव क्षेत्रों में जिन एस्टैब्लिश लीडर को हाशिए पर धकेला गया है, वह लीडर धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाने लगे हैं। यही वजह है कि अगर धवाला के साथ तमाम बड़े कद के नेता जुड़ते हैं, वहाँ से वीरेंद्र कंवर जुड़ते हैं, मारकंडा साहब जुड़ते हैं, रविंद्र रवि जुड़ते हैं, संजय चौधरी जुड़ते हैं, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के
लिए टेंशन की बात हो जाएगी। इसलिए पिछले कल चंडीगढ़ की बैठक की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली तक उसके जो सुनामी चंडीगढ़ में कल आई है, जो भूकंप कल चंडीगढ़ में आया है, उसके हिचकोले दिल्ली तक महसूस किए गए हैं, झटके दिल्ली तक लगे हैं उसके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनावों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है और यह कहा जा रहा है कि नवरात्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। यानी 30 मार्च से नवरात्र आरंभ होंगे और इससे पहले, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी से पहले 50% से ज़्यादा राज्यों के अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे और इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम भी होगा। यानी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जल्द अध्यक्ष मिल जाएगा। इस फेरिस्त में डॉक्टर अजीत बिंदल की वापसी की चर्चा हो रही है। इस फेरिस्त में त्रिलोक जम्वाल का नाम बड़े दिनों से चल रहा है। इस फेरिस्त में 3 सांसदों का नाम चल रहा है, जिसमें राजीव भारद्वाज का नाम है, प्रोफेसर सिकंदर का नाम है, इंदु गोस्वामी का नाम है। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली बन गई है, जो संस्कृति बन गई है, उस संस्कृति के अनुसार जिन दावेदारों के नाम लिए जाते हैं उनके नाम की घोषणा होती नहीं है। नाम ऐसा घोषित होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में इस बार पार्टी अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी चौंकाने वाला होगा, काफ़ी ज़बरदस्त होगा जो भी नाम आएगा, क्योंकि उसकी अगुवाई में, उस अध्यक्ष की अगुवाई में अगला 2027 का विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल अपने 3 विधायकों के साथ आज बिमल नेगी के पैतृक गांव कटगांव में उनके परिजनों से मिले और परिजनों को सांत्वना दी। बिमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने कहा, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कल राजभवन जाती है, अपनी रणनीति बनाती है कि बिमल नेगी के मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ओंकार शर्मा की इन्वेस्टिगेशन की बजाय इस मामले को सीबीआई के स्पुर्द किया जाएगा। दिल्ली से भी सिग्नल भाजपा को मिला था और इस सिग्नल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना रूट पकड़ लिया। पहले राजभवन पहुंचे और आज वह बिमल नेगी साहब के परिवार के लोगों से मिलने उनके पैतृक गांव पहुंच गए और उनकी पत्नी से बात की कि आप क्या चाहती हैं। यह भी कहा गया भाजपा की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी पूरा दल इस परिवार के साथ खड़ा है, संकट की घड़ी में हम पूरी तरह से आपके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने उनसे पूछा, उनका मन टिटोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे, डॉक्टर अजीत बिंदल थे, इसके अलावा शिमला चौपाल के विधायक थे, बलवीर वर्मा थे, इंदिरा गांधी थे और साथ में तीसरे विधायक के रूप में डलहौजी के विधायक ठाकुर साहब थे। इन्होंने पूछा, पत्नी से पूछा किरण नेगी से कि आप क्या चाहती हैं इस मामले में, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या आपको भरोसा है, जो ओंकार शर्मा की जांच है क्या आप उसमें विश्वास रखती हैं, या आप सीबीआई की जांच के लिए आगे बढ़ेगी। क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो चाहेंगे हम आपके अनुसार चलेंगे। किरण नेगी ने जबरदस्त तरीके से अपने बयान में कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भरोसा दिलाया है निष्पक्ष जांच होगी, दोषी जेल जाएगा, निर्दोष का कुछ नहीं करेंगे, निर्दोष का कोई बाल बांका नहीं होगा, लेकिन किसी ने गलत किया होगा वो बचेगा नहीं, ना पुलिस की एफआईआर में बचेगा, ना ओंकार शर्मा की जांच में बचेगा। यह मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था। और आज किरण नेगी की तरफ से भी यह कहा गया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है, फिर उन्हें मुख्यमंत्री के आश्वासन पर टिके रहना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अगले 15 दिनों में पुलिस की जांच हम वेट करेंगे, पुलिस की इंक्वायरी क्या आती है हम वेट करेंगे, ओंकार शर्मा की रिपोर्ट क्या आती है। उन्होंने कहा कि मुझे फिलहाल 15 दिन का वेट करना है, जांच में क्या निकलता है और साथ साथ जो ओंकार शर्मा को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दी गई है उसमें क्या निकलता है। अगर ये निष्पक्ष होती है, बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शी होती है, तो मुझे हिमाचल प्रदेश की एजेंसी पर भरोसा रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 दिन तक जाँच नहीं हुई, जाँच निष्पक्ष नहीं हुई, फिर मैं सीबीआई की जांच की डिमांड करूंगी, सीबीआई इंक्वायरी की तरफ आगे बढ़ूंगी। ये उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि फिलहाल मुझे 15 दिन का वेट करना है। जयराम ठाकुर ने परिजनों को आश्वासन दिया कि भाजपा इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है तथा उनका परिवार न्याय दिलवाकर रहेंगे। पत्नी किरण नेगी ने कहा कि सरकार 15 दिन के भीतर जांच का आश्वासन दिया है, इस कारण मैं 15 दिन का इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है कि सरकार निर्धारित समय से पहले निष्पक्ष जांच कर मुझे न्याय देगी, मेरी पति की आत्मा को शांति मिल जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद वे मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए आगे बढ़ेगी। हम निष्पक्ष और टाइम बाउंड इंक्वायरी चाहते हैं, चाहे कोई भी एजेंसी करे, ये बड़ी बात उन्होंने कही।
एचआरटीसी बसों की बात करें तो एचआरटीसी बसों पर फिर हमला हुआ, फिर तोड़फोड़ की गई। बीती रात अमृतसर बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी बसों को अज्ञात लोगों ने तोड़ डाला, उसके शीशे तोड़ दिए, साथ ही बसों पर पेंट से आपत्तिजनक शब्द भी लिखे। इससे एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों में दहशत का माहौल है। निगम कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, अमृतसर में 4 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है, 3 की विंड स्क्रीन तोड़ी गई है, बाकी पर खाली स्थान अंकित किया गया था, पेंट के साथ लिखा था। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारी 600 बसें पंजाब के सीमा से होकर गुजरती हैं, या तो वह पंजाब के क्षेत्रों में रुकती हैं या वहां से होकर बाहरी राज्यों के लिए गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि सचमुच हमारे लिए चिंता का विषय है। इसी के चलते आज फिर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को आदेश देकर पंजाब के डीजीपी से बात की गई है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, पुलिस से संपर्क में लगातार हम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्किंग में खड़ी की गई बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पहले होशियारपुर, देरा तथा सरंद में भी एचआरटीसी की बसों पर हमले हो चुके हैं। पिछली रात की बात करें तो पिछली रात अमृतसर में 3 बसों के शीशे तोड़े गए, 4 बसों को वहां पर पेंट के साथ खाली स्थान लिखा गया। इस तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के अनुसार होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, इन सभी रूटों पर नाइट रूट पर चलने वाली बसों के 20 रूट फिलहाल सस्पेंड कर दिए हैं। यानी इन चारों स्टेशन के लिए अगले कुछ दिनों तक फिलहाल बसें नहीं चलेंगी, एचआरटीसी की बसें नहीं जाएंगी। हालांकि इसके विपरीत अंबाला तथा शिमला में भी पंजाब रोडवेज की बसों पर भारत माता के पोस्टर लगाए गए। अब ये पूरा मामला पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आग भड़क रही है उससे माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि ये मसला 2 राज्यों के बीच है, 2 राज्यों की सद्भावना का है, 2 राज्यों की शांति का मामला है। अगर वहाँ के मुट्ठी भर लोग, ये सभी को समझना होगा, जो सरकार भी अपील कर रही है, जो पुलिस की एजेंसियां भी कर रही हैं, वहां पर मुट्ठी भर लोग अगर एचआरटीसी की बसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्हें जेल भेजने की जरूरत है, ना कि पूरे राज्यों को इस तरह से कहने की जरूरत है। क्योंकि ये दिक्कत बढ़ेगी अगर इस तरह का माहौल बढ़ेगा। पंजाब वर्सेस हिमाचल प्रदेश के मामला हो गया, फिर ये मुसीबतें बढ़ेगी। कहना बड़ा आसान है कि पंजाब रोडवेज की बसों पर आप लिख दो, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। पंजाब के हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के हजारों लोग पंजाब में रहते हैं, उनकी आजीविका है, उनकी नौकरी पेशा है। चंडीगढ़ में देखिए आप कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। इसके चलते ये पुलिस भी अपील कर रही है कि जो चंद लोग जो वहाँ पर शरारत कर रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, उन्हें हवालात भेजेगा, जेल में ठूंसा जाएगा, लेकिन 2 राज्यों के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब नहीं किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि पंजाब की तर्ज पर जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अब ये ट्रेंड शुरू हो गया, ये गलत है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग शालीन माने जाते हैं, सादे भोले भाले माने जाते हैं, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है वो पंजाब प्रदेश के लोग नहीं कर रहे, पूरी स्टेट के लोग नहीं कर रहे हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए सद्भावना और समझदारी का यहाँ पर सभी को विवेक के साथ फैसला लेना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि हम पुलिस की प्रेजेंस में पूरी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश की बसों को हाथ लगाया है उन्हें सलाखों में जाना होगा, जेल की सलाखों में जाना होगा, कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा जरूरत पड़ी तो इस मसले को केंद्र सरकार के साथ भी उठाएंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से आज नशे की रोकथाम के लिए संकल्प लाया गया। इस दौरान कहा कि भारत की पाकिस्तान, अफगानिस्तान की लगती सीमाओं से ये नशे का कारोबार यहाँ पहुँच रहा है, जिसके बाद प्रदेश में भी इसकी एंट्री हो रही है। नशे को रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान करने की ज़रूरत है। इसके लिए एनडीपीसी एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है। अगर किसी के पास 1 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाता है तो उसे भी कानून में कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए। ऐसा व्यक्ति कानून से छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। नशे की रोकथाम के लिए लाए गए संकल्प में विपक्ष की तरफ से त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल में 1 साल में 11 किलो 21 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, जिसमें
1371 लोग 1371 लोग गिरफ्तार हुए। हिमाचल में भांग की खेती करने का निर्णय विड्रॉ करने की भी मांग रखी गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार चिट्टे को रोकने के लिए इसी बजट सत्र में सख्त कानून ला रही है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। सीएम ने भी इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने जो एक बहुत बड़ी बात कही है, उस बात के मायने सभी को समझने होंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सदन में स्पष्ट कर दिया है कि चिट्टे की सिफारिश करने वाले नेताओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करी में नेता का शामिल होना ही बड़ी बात नहीं होगी। अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन किसी चिट्टा के आरोपी को छुड़ाने के लिए या चिट्टा आरोपी की मदद करने के लिए फ़ोन करेगा, उसे भी उसी एनडीपीसी एक्ट में पार्टी बनाया जाएगा, आरोपी बनाया जाएगा, उसे भी जेल में ठूंसा जाएगा। क्योंकि आप सदन में देखें तो सदन में ये ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। सदन में ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा ना केवल पुलिस की सहमति से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस शानदार चिट्टे पे काम कर रही है, लेकिन हिमाचल पुलिस के कई जवान भी चिट्टा की तस्करी में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और ये खुद माना जा रहा है, एजेंसियां मान रही है, सोर्सेज मान रहे हैं कि बॉर्डर एरिया पर जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनमें कुछ कर्मचारी मिल जाते हैं तस्करों के साथ और अपनी काली कमाई के लिए इस तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि हिमाचल पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त कमर कसी है और खाकी वर्दी वाले तस्करों को भी जेल में ठूंसने की तैयारी चल रही है। उनकी लिस्ट बन चुकी है, नाम बन चुके हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन तमाम पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के नाम भी प्रकाशित किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएंगी, उन्हें सरकारी सेवाओं से बर्खास्त भी किया जाएगा। लेकिन जो नेताओं का जिक्र आने लगा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का कारोबार कुछ एक चंद नेताओं के संरक्षण से भी क्या चल रहा है, ये सवाल उठ रहा है। इस पर सीएम ने हाउस में ये स्पष्ट कर दिया, नेता लोग भूल जाएं, किसी भी चिट्टा तस्कर की या आरोपी को छुड़ाने के लिए सिफारिश का फोन सीधा उस नेता को उस केस में पार्टी बनाएगा, जेल भेजेगा। विधानसभा में आज आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी जबरदस्त गूंजा। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी सबसे ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके लिए सरकार को नए नियम बनाने की सख्त ज़रूरत है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण ना हो। इस व्यवस्था को बंद करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर कोई पॉलिटिक्स ना करें और इसके लिए दोनों सदन में मौजूद दोनों पक्ष सहमति से चर्चा करें और कोई ठोस नीति बनाएं। सत्ता पक्ष की तरफ से विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि आउटसोर्स के लिए नीति बने, हिमाचल अपने तरीके से अपनी अलग पॉलिसी बनाए, हरियाणा की तरफ ना देखें। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी समय पर वेतन मिलना चाहिए, छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। बहुत से पढ़े लिखे युवा अपनी शिक्षा से हटकर काम कर रहे हैं, पढ़ाई के हिसाब से युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। रोजगार सिस्टम को लेकर नियम बनने की बेहद जरूरत है। हंसराज डिप्टी स्पीकर पहले विधानसभा में रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार में, अब 84 से फिर विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने कहा आउटसोर्स कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, आउटसोर्स के लिए ठोस नीति बननी चाहिए ताकि उन्हें पक्की नौकरी मिल सके। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कांग्रेस ने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी सरकार ने झूठ बोला। हंसराज ने कहा कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमको युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि गैर सरकारी संकल्प के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाने की मांग रखी। हिमाचल में कुल 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को 58 साल तक पक्की नौकरी का प्रावधान है। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों पर नौकरी जाने की तलवार हर समय लटकी रहती है। गैर सरकारी दिवस के तहत लाए गए संकल्प का जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स के लिए नीति हिमाचल प्रदेश की सरकार लाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ने माना कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ठेकेदारों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसे में ठेकेदार मनमाने तरीके से कमीशन काट रहे हैं। ठेकेदार मॉडल टेंडर पर पेपर का काम न कर अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इस संकल्प में डॉक्टर हंसराज, विनोद कुमार, विवेक शर्मा, सुदर्शन बबलू, डॉक्टर जनगराज, हरीश जनार्था, इंद्र दत्त लखनपाल ने भी संकल्प में अपने विचार रखे।
लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया कि नौकरी पक्की दी जाए, 58 साल की दी जाए। सरकार ने आज फिर कहा, कल मुख्यमंत्री ने भी अपने बजट चर्चा के उत्तर में ये कहा था कि मैं आउटसोर्स के लिए चिंतित हूँ, आउटसोर्स के लिए एक ठोस नीति लाएंगे ताकि कम से कम जो उनकी नौकरी पर खतरा है, उनकी नौकरी पर जो एक तलवार लटकी है वो हट जाए और उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए, उनकी श्योर्ड इनकम हो जाए। साथ में मुख्यमंत्री ने, हालांकि ये विधानसभा में नहीं कहा, लेकिन विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि निकट भविष्य में आउटसोर्स की भर्तियों को हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया जाएगा। जो मौजूदा आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके लिए ठोस नीति बनाकर उन्हें किसी तरह से रेगुलर स्केल देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर हम आउटसोर्स की भर्तियां नहीं करेंगे, आगे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रेगुलर भर्तियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज प्रश्नकाल में भी कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। राकेश कालिया, पवन कुमार, पवन काजल, विधायक रणधीर शर्मा ने सरकारी विद्यालयों में टीजीटी, जेवीटी और पीजीटी के रिक्त पदों को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकतर रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में ज़्यादा नामांकन है उनमें शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की जाएगी, इसकी संख्या 600 से ऊपर हो चुकी है, जल्द इनकी पदोन्नति की सूची जारी कर दी जाएगी। रोहित ठाकुर का कहना था कि विभाग प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नतियां करेगा। पीजीटी के 550 पदों पर भी नियुक्ति मिलेगी। युक्तिकरण का कार्य अंतिम दौर पर चल रहा है, इसमें जल्द सूची जारी कर दी जाएगी। इस विधानसभा सत्र के समाप्त होते ही सभी शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएगी। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि विभिन्न पदों की प्रदेश में बहुत सी रिक्तियां हैं। बैच वाइज और आयोग की भर्ती करने की बात तो ठीक है, लेकिन पदोन्नति के आधार पर भी पदों को नहीं भरा जा रहा। कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने कहा कि पीजीटी के रिक्त पदों को भरा है और पीजीटी के रिक्त पदों को भरा है और कितने पदों को भरा जा रहा है। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने पूछा कि 1999 में लेक्चरर नियुक्त हुए मगर प्रधानाचार्य नहीं बने, जबकि हेडमास्टर आगे पहुंच गए। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि बीच में कर्मचारी चयन आयोग फंक्शनल नहीं था, इस वजह से भी कुछ रिक्तियां भरी नहीं जा सकी। अब इस काम पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के स्कूलों में एनरोलमेंट घटी है, स्कूलों की संख्या बढ़ी है। हाई इनरोलमेंट वाले स्कूलों में शिक्षक तैनात किए जाएंगे, भेजे जाएंगे, लेकिन जहां छात्रों की संख्या कम है, रोहित ठाकुर ने कहा वहां उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने दून में सिंचाई पेयजल योजनाओं का सवाल पूछा। बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी और नाचन के विधायक विनोद कुमार ने बेरोजगार शिक्षकों का सवाल सदन में पूछा, जिसका जवाब देते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि छात्र अध्यापक अनुपात में हिमाचल प्रदेश अव्वल बन गया है। 2003-4 में 22 छात्रों पर 1 अध्यापक हिमाचल प्रदेश में तैनात है। मौजूदा समय में 11 छात्रों पर 1 शिक्षक है। हिमाचल की छात्र अध्यापक रेशो देश में सबसे टॉप पर चल रही है। उन्होंने कहा कानूनी स्तर पर ऐसे मामले लटके हैं जिसके चलते परिणाम घोषित नहीं किए जा पा रहे हैं। पोस्ट कोड 1980 के तहत कला अध्यापकों के 54 पद रिक्त हैं। यहाँ पर लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बिजली अनुदान के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा जल शक्ति विभाग के अंतर्गत उठाऊ पेयजल सिंचाई योजना के लिए विद्युत अनुदान का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन या नहीं है, ना कोई प्रस्तावित है। सूला के विधायक विपिन सिंह परमार और ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सरकारी आवास एवं भवनों को लेकर सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन है, ये प्रश्न सीधे तौर पर टीसीपी से नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी 29 हेरिटेज भवन है जिसमें सरकारी कार्यालय और सरकारी आवास चल रहे हैं। त्रिलोक जम्बाल, रीना कश्यप और अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने मनरेगा को लेकर सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश को 2336 करोड़ रुपए व राज्य सरकार द्वारा 372 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस राशि में 2566 करोड़ रुपए
की धनराशि खर्च की गई है। वहीं मनरेगा के तहत वर्ष 2023-24 में 15,02,811 लाभार्थी तथा 2025-26 में 15,39,578 लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं, जिन पर 1,546 करोड़ की धनराशि मजदूरी घटक में खर्च की गई है। सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने अपना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता के तहत सड़कों व पुलों की डीपीआर को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता के तहत वर्ष 2019-20 से अब तक कुल 18 कार्य हैं। इनमें से 9 कार्यों की डीपीआर बनाई जा चुकी है तथा 9 कार्यों की डीपीआर अभी पेंडिंग है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 3 एमडीआर सड़कें हैं। इन सड़कों में से कोई भी सड़क 4 लेन या राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए प्रस्तावित नहीं है। जसपा प्रागपुर के विधायक विक्रम सिंह ने बल्क ड्रग पार्क को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि जिला ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की स्थापना भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग प्राइस योजना के अंतर्गत की जा रही है। ये योजना 31 मार्च 2026 तक वैध है तथा इस समय अवधि में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को खर्च कर इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क के लिए 15 MLD की जल पूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग के पक्ष में 43 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 36 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा आगे का कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सतपाल सिंह सत्ती ने ओल्ड पेंशन को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा हिमाचल प्रदेश में 1,17,521 कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में रहने का ऑप्शन दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी पहली गारंटी थी जिसे हमने पूरा किया। इसके लिए केंद्र सरकार ने लोन लिमिट में 1700 का कट लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओपीएस हम देंगे। एनपीएस में जमा पैसा कर्मचारियों को लौटाना होगा, तभी पेंशन के हकदार बनेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही। हालांकि ये स्पष्ट नोटिफिकेशन का भी हिस्सा है, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में कहा कि जिन कर्मचारियों को पेंशन योजना से जुड़ना है, ओपीएस लेनी है, उन्हें पहले एनपीएस का वे शेयर लौटाना पड़ेगा, सरकार के खजाने में जमा कराना पड़ेगा। जो उनका एनपीएस के रहते हुए राज्य सरकार ने कंट्रीब्यूशन अपने हिस्से का 14% हर महीने दिया है, वो सारा पैसा आपको पहले लौटाना पड़ेगा, तब आप एनपीएस के ओपीएस के हकदार बन सकेंगे। दूसरी खबरों की बात करें तो शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आज तमाम नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से मल्टीटास्क एजुकेशन के मल्टीटास्क वर्कर मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग रखी कि शिक्षा विभाग में 2021-22 से 6,717 के करीब तैनात पार्ट टाइम मल्टी वर्कर के बारे में कुछ सोचा जाए, जो स्कूलों में पूरी निष्ठा से सेवाएं दे रहे हैं। आरोप है कि इनमें अधिकतर विकलांग, विधवा, अनाथ, अति निर्धन परिवारों से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था, लेकिन हमें दैनिक भोगी कर्मचारी के बराबर कार्य लिया गया। विभाग के आदेश अनुसार हमारा कार्य सुबह 8:30 से 3:30 बजे तक लिया जाता। उन्होंने सीएम से मांग की कि 2 बजट सत्र बीत गए, हमें अनदेखा किया गया। इसलिए इस बार 2025-26 का बजट है, इसमें हमारे बारे में सोचा जाए। जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें इनका ध्यान नहीं रखा गया। इसके चलते उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर हमें नियुक्त जरूर किया गया था, परंतु हमसे कार्य डेली वेजर के बराबर लिया गया और हमें मानदेय 2019-20 की नीति के तहत, जो कि उस समय 31 रुपये 25 पैसे था, उसी के तहत आज भी दिया जा रहा, जो कि वर्तमान में संशोधित करके कम से कम 50 रुपये प्रति घंटा कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि हमें संशोधित वेतनमान अभी तक भी नहीं दिया जा रहा, जिसे देना बेहद ज़रूरी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बीती शाम शिमला पहुंची। दिल्ली से चंडीगढ़ तक वह हवाई मार्ग से आई, जबकि चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी कुछ दिन शिमला में छराबड़ा में छुट्टियां मनाएंगी, इसके बाद वापस दिल्ली लौटेंगी। मंडी जिला के पुलघराट में बीती रात को अज्ञात बाइक सवार 2 युवकों ने ढाबा संचालक पर गोली चला दी।
पुल घराट में ढाबे पर खाना पैक करवाने के लिए आए पंजाब के 2 बाइक सवार युवकों ने संचालक से नकदी भी छीन ली और एलईडी भी छीन गए। ढाबा संचालक के विरोध करने पर गोली चलाई गई। गनीमत यह रही कि गाल को छूती हुई गोली निकल गई। ढाबा संचालक नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। गोलीकांड में घायल ढाबा संचालक प्रदीप गुलेरिया ने बताया कि रात को उनके ढाबे पर पंजाब के 2 युवक आए 3 लोगों का खाना पैक करवाने के लिए कहा। इसके बाद अंदर खाना पैक करने के बाद जैसे ही वे काउंटर पर आए तो कैश गायब था। सीसीटीवी कैमरे एलईडी वहां पर नहीं थी। इस दौरान एक हमलावर ने पिस्तौल निकाली और कहा कि आपके पास जो भी है हमें दे दो। इतना ही नहीं, उन्होंने गोली भी चला दी। गोली हाथ में लगने के बाद गोली गाल को छूती हुई निकल गई। उधर गोलीकांड मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी सचिन हिरेमठ एसआई को इस एसआईटी को लीड करेंगे। वहीं मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया। इसमें हमलावर बाइक चालक सफेद रंग की टोपी व पीछे बैठा युवक काले रंग का हेलमेट पहने दिख रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी गोलीकांड में घायल ढाबा संचालक से फोन पर बात की और उसका कुशलक्षेम पूछा। घायल ने बताया कि हमले के बाद पहले पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से यह कहा गया कि गोली लगी है तो अस्पताल जाओ। एसपी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बाइक का नंबर ट्रेस किया जा रहा है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिमला जिला के रामपुर में एक ऑल्टो रिक्शा 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें ऑल्टो ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा बीती रात रामपुर के पास रचौली पशाडा संपर्क मार्ग पर दरसाई नाला के समीप हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सबको रस्सी से बांधकर खाई से निकाला गया। मृतक पशाडा तहसील रामपुर का रहने वाला है, जिसकी पहचान की गई है। शिमला जिला के रामपुर में सहकारी राशन डिपो से चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर करीब 40,000 रुपए की खाद्य सामग्री को चुराया। ये घटना बीती रात रामपुर थाना क्षेत्र के शनेरी गांव की है। डिपो संचालक रुपेश शर्मा दुकान बंद करके घर चला गया था। आज सुबह जब वह वापस डिपो पर आया और उसने देखा कि ताला टूटा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को खाद्य विभाग को सूचित किया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सोलन जिला के बद्दी नगर निगम की कमिश्नर और आईएएस अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले कल यहां पर बाजार बंद करके व्यापारियों ने काले झंडे लेकर रोष मार्च निकाला और कमिश्नर सोनाक्षी सिंह तोमर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आईएएस अफसर और नगर निगम बद्दी की कमिश्नर ने व्यापारियों को धमकाया और धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कही। ये हम नहीं, ये आरोप व्यापार मंडल के तमाम व्यापारियों ने लगाए। दरअसल गुरुवार को बद्दी व्यापार मंडल ने सोनाक्षी तोमर से मिलने के लिए आए थे, अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन व्यापार मंडल का कहना कि उनसे आईएएस महिला अधिकारी ने बदतमीजी की, बदसलूकी की और धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया गया। जबकि आईएएस अधिकारी सोनाक्षी ने तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंबा के डलहौजी में विजिलेंस ने 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में पता चला कि आरोपी ने 2.24 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। बाद में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इसे 6.20 हेक्टेयर कर दिया। इस हेराफेरी में प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों की भी संदिग्ध भूमिका सामने आई है। आरोपी ने सेल डीड नंबर 330 के जरिए जमीन खरीदी थी। राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर खसरा नंबर को मिलाकर कुल 6.20 हेक्टेयर जमीन का इंतकाल अपने नाम करवा लिया। इससे सरकार को 1,56,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ और ज़मीन के इस सौदे में ज़बरदस्त धोखाधड़ी का केस भी हुआ। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।